आदाब। मुल्क की बात में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं रिजवान खान। आइए सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। नेतन्याहू को सता रहा कुर्सी जाने का डर, इजराइल के वजीर दिफा ने लगाई नेतन्याहू को लताड़। आजमगढ़ में गरजे पीएम मोदी, कहा किसी माइकलाल में दम नहीं जो सीएए को खत्म कर सके। कोविशील्ड के बाद अब कोवैक्सीन में भी मिले साइड इफेक्ट्स, रिपोर्ट में दावा लोगों में सांस से जुड़ी बीमारियां दिखी। बीजेपी और बीजू जनता दल के कारकुनान के बीच झड़प, हादसे में बीजेपी कारकुन की मौत के बाद इलाके में तनाजा। और लखनऊ में केजरीवाल अखिलेश ने साथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, केजरीवाल ने फिर बीजेपी पर लगाया आईन बदलने का इल्जाम। ऐसा लगता है कि नेतन्याहू हुकूमत किसी भी वक्त गिर सकती है। नेतन्याहू की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। अपनी ताकत की कस्में खाने वाला नेतन्याहू अब अपने ही मुल्क में घिरता जा रहा है। दरअसल नेतन्याहू हुकूमत के वजीर योव गैलेंट ने नेतन्याहू को लताड़ लगाते हुए उसके गजा के नए प्लान को सिरे से खारिज कर दिया है। और एक टीवी इंटरव्यू में गैलेंट ने साफ साफ वाज़ेह कर दिया है कि नेतन्याहू न सिर्फ हमास को रोकने में नाकामयाब रहा, बल्कि उसके पास गजा को लेकर कोई ठोस प्लान नहीं है। लगातार होती मजम्मत से न सिर्फ नेतन्याहू बेचैन है, बल्कि उसे डर है कि कहीं उसकी ये कुर्सी अब चली ना जाए। ये पहली बार नहीं है जब गैलेंट ने नेतन्याहू को आंखें दिखाई हैं। गैलेंट जंग शुरू होने के बाद से ही नेतन्याहू को रह रहकर सुना रहा है। इसके अलावा हमास के हमले के बाद भी उसने नेतन्याहू को कटघरे में लाने की कोशिश की थी। अपने ही वजीर दिफा से सुनने के बाद नेतन्याहू का हलक सूख गया है। उसको हर वक्त डर सता रहा है कि कहीं उसकी हुकूमत में शामिल पार्टियां उसका साथ ना छोड़ दें। दरअसल गैलेंट से जब इजराइल और हमास जंग में इजरायली फौज की नाकामयाबी के बारे में पूछा गया तो गैलेंट ने नेतन्याहू को सुनाना शुरू कर दिया। उन्होंने न सिर्फ अपनी ही हुकूमत की मजम्मत की, बल्कि नेतन्याहू को 7 अक्टूबर के हमले के लिए जिम्मेदार तक ठहरा दिया। वहीं गैलेंट ने नेतन्याहू से इतर गजा में फिलिस्तीनी लोगों को हुकूमत देने की बात की भी वकालत कर दी। बता दें, जंग शुरू होने के बाद से ही अमेरिका और अरब के दूसरे मुल्क 2 स्टेट सॉल्यूशन और फिलिस्तीनी लोगों को उसकी जमीन पर हुकूमत देने की बात लगातार कर रहे हैं, जिसे सुनकर नेतन्याहू के होश उड़ गए हैं। अपने ही वजीरों और दूसरे ममालिक से होती मजम्मत से नेतन्याहू की कुर्सी डोलने लगी है। एक तरफ तो अमेरिका और अरब मुल्क उस पर दबाव बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उसके कैबिनेट में शामिल लोग उसे भला बुरा सुना रहे हैं। उधर रफा में इजरायली कार्रवाई को लेकर यूरोप के कई ममालिक नेतन्याहू को चिता रहे हैं। यूरोपियन यूनियन ने तो इजराइल को तुरंत अपनी फौजों को रफा से वापस बुलाने को कहा है। अब ऐसा लगता है कि नेतन्याहू का जाना तय है, क्योंकि एक तरफ हॉस्टेज के घरवाले उस पर डील के लिए धमका रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसके साथी ही उसका साथ छोड़ चुके हैं। ये पहली बार नहीं है जब गैलेंट ने नेतन्याहू को आंखें दिखाई हैं। अब आने वाले वक्त में देखना ये होगा कि क्या वाकई नेतन्याहू की कुर्सी जा सकती है। और कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट उसकी गिरफ्तारी का वारंट भी जारी कर सकती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इन दिनों लोकसभा इंतखाबात में जुटे हैं। ऐसे में वो मुल्क के तकरीबन हर सूबे में जाकर रैली और रोड शो कर रहे हैं। इसी सिमत में आज वो उत्तर प्रदेश पहुंचे, जहां लालगंज आजमगढ़ में एक रैली को खिताब करते हुए पीएम मोदी ने बड़ी बात कह दी। पीएम मोदी ने मरकज़ की तरफ से लागू सीएए को लेकर कांग्रेस समेत इंडिया इत्तेहाद की सभी पार्टियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आज तक ये इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि मोदी जो सीएए लाया है वो उसी के साथ जाएगा। क्या इस देश में कोई माइकलाल पैदा हुआ है जो सीएए को खत्म कर सके? आज तक ये इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि मोदी ये जो सीएए लाया है ना, जिस दिन मोदी जाएगा ये सीएए भी जाएगा। भाइयों बहनों, क्या इस देश में अब कोई माइका लाल पैदा हुआ है जो सीएए को खत्म कर सके? लोकसभा इंतखाबात के दरमियान मरकजी हुकूमत ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। आपको बता दें कि हुकूमत ने सीएए लागू करने के बाद पहली बार 300 मुहाजिरीन को हिंदुस्तानी शहरियत दे दी है। आपको ये भी बता दें कि मरकजी वजीर दाखिला के सेक्रेटरी ने ऐसे 14 लोगों को शहरियत सर्टिफिकेट भी बांट दिए हैं। गौरतलब है कि मुहाजिरीन पिछले कई साल से भारत की शहरियत हासिल करने के लिए जद्दोजहद में लगे हुए थे। वजारत दाखिला ने सभी को ऑनलाइन पोर्टल से सर्टिफिकेट मुहैया कराए। ताहम के सर्टिफिकेट सौंपने के लिए तकरीबन 14 लोगों को दिल्ली भी बुलाया गया था, जिन्हें मरकजी दाखिला के सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला ने सर्टिफिकेट सौंपने के बाद मुबारकबाद भी दी। आपको बताते चले, मरकजी हुकूमत ने इसी साल 11 मार्च को शहरियत तरमीमी कानून यानी कि सीएए को लागू किया था। इस एक्ट के तहत भारत के 3 पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से सताए गए मजलूम अकलियतों को हिंदुस्तानी शहरियत देने की बात की गई थी। ताहम इस एक्ट का फ़ायदा उन्हीं लोगों को दिया जा सकता है जो 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आए हों। एक्ट के तहत पड़ोसी मुल्कों से आए हिंदू, सिख, जैन,
बौद्ध, पारसी और ईसाइयों ने दरखास्त दी थी। इनमें से 300 को हिंदुस्तानी शहरियत दी गई है। AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने वजीर आजम मोदी पर जमकर हमला बोला। वजीर आजम के हाल ही में दिए गए बयानों पर बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनका पूरा सियासी करियर सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ सियासत करते ही बीता है। दरअसल बीते दिनों वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में हिंदू मुस्लिम मुआशरे के बीच अमन चैन की बात की थी, जिसके बाद ओवैसी का ये रद्द-ए-अमल सामने आया है। ओवैसी ने अपने बयान में आगे कहा कि वजीर आजम और बीजेपी का काम सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत और झूठ फैलाना है। उन्होंने वजीर आजम के बांसवाड़ा में दिए गए बयानों का भी जिक्र करते हुए बताया कि अगर आप वजीर आजम का सियासी सफर देखें तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाकर अपना करियर बनाया है। बीते दिन एक बड़े न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में वजीर आजम ने कहा था कि जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा उस दिन मुझे किसी भी हुकूमती ओहदे पर बैठने का कोई हक नहीं। दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के MLA अमानतुल्लाह खान के घर पर नोएडा पुलिस ने छापेमारी की है। दरअसल ये छापेमारी अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे के खिलाफ पेट्रोल पंप पर मारपीट के इल्जाम में गैर जमानती वारंट जारी होने पर की गई है। बता दें, इस मामले की जांच नोएडा पुलिस की 3 टीमें कर रही हैं। नोएडा पुलिस की इस कार्रवाई से आपके MLA की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बता दें, नोएडा पुलिस के अमानतुल्लाह खान से मुलाकात नहीं हो पाई। अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे घर पर नहीं थे। इससे पहले 11 मई 2024 को नोएडा पुलिस उनके घर पहुंची थी और पुलिस ने घर के बाहर नोटिस चिपकाने के अलावा अमानतुल्लाह खान के दफ्तर और 2 ठिकानों पर नोटिस चिपकाया था। इस मामले में एक मुजरिम की गिरफ्तारी हो चुकी है। अमानतुल्लाह खान और उनका बेटा फिलहाल फरार है और नोएडा पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। कोविड वैक्सीन से जुड़ी एक रिपोर्ट ने पूरे मुल्क में खलबली मचा दी है। दरअसल कोविशील्ड के बाद अब भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन में भी साइड इफेक्ट देखे जा रहे हैं। बता दें, स्प्रिंगर लिंक में पब्लिक हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुई स्टडी में हिस्सा लेने वाले लगभग 1/3 लोगों में कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट देखे गए हैं। रिपोर्ट तैयार करने वाली टीम में शामिल सुब्रा चक्रवर्ती ने बताया कि हमने उन लोगों का डेटा कलेक्ट किया जिन्हें वैक्सीन लगाए हुए 1 साल हो गए हैं। 1024 लोगों पर स्टडी हुई है। इनमें 635 लड़कियां और 291 मर्द शामिल थे। स्टडी के मुताबिक 428 मर्दों में सांस से जुड़े इन्फेक्शन देखे गए। इससे लोगों में सर्दी, खांसी जैसी बीमारियां देखी गई। ताहम कुछ दिनों पहले कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने कहा था कि उनकी बनाई हुई वैक्सीन बिल्कुल महफूज है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी कोवैक्सीन के 2 डोज लगवाए थे। ओडिशा के गंजाम जिले में बीजेपी और बीजू जनता दल के कारकुनान पोस्टर लगाने को लेकर आपस में भिड़ गए। इस हादसे में बीजेपी के कारकुन की मौत भी हो गई, वहीं 7 लोग जख्मी हो गए। मारे गए शख्स की पहचान दिलीप कुमार पहाना के तौर पर हुई है। हादसे के बाद पूरे इलाके में तनाज़ा फैल गया। पुलिस ने बताया कि बीजेपी और बीजेडी दोनों पार्टियों के कारकुनों के हाथ में नुकीले हथियार थे। गुस्साए बीजेपी कारकुनों ने खलीकोट असेंबली सीट के बीजेडी उम्मीदवार और मौजूदा MLA सूर्यमणि बैद के घर के पास खड़े कई वाहनों में तोड़फोड़ की। हादसे को लेकर स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और पुलिस अफसरान को इलाके में अमन चैन बहाल करने का हुक्म दिया। साथ ही कहा कि इंतखाबी तशद्दुद रोकने के लिए तुरंत अहम फैसले ले। गांव में फिलहाल भारी तादाद में पुलिस अफसरान मौजूद हैं। हरियाणा में इन दिनों बीजेपी के लीडरान मुस्लिम वोट बैंक की खुशामद में लगे हैं। मुसलमानों को लुभाने के लिए बीजेपी के लीडरान मेवात में हसन खान मेवाती की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। हसन खान मेवाती मुगलों से मुकाबला करने वाले वहां के एक बादशाह थे। हरियाणा के नूह में बीते साल हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे थे। इसमें 2 पुलिस एहलकारों समेत 6 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद इलाके में कई दिनों तक कर्फ्यू लगा रहा था। इस दंगे ने मेवात के इस इलाके में हिंदू मुस्लिम के बीच खाई को और बढ़ा दिया था। अब इस जमीन पर पिछले दिनों हरियाणा के वजीर आला नायाब सिंह सैनी पहुंचे। पुहाना में एक रैली में उन्होंने कहा कि मैं मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले हसन खान मेवाती को सलाम करता हूं। नायाब सिंह सैनी ने पुहाना की रैली में नूह को पाक जमीन बताया। उन्होंने कहा कि हमें इस बात पर फख्र होना चाहिए कि हसन मेवाती ने 12,000 सिपाहियों के साथ बाबर के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि लड़ते हुए अपनी जान दी। भले ही नूह इलाके को पिछड़ा माना जाता हो, लेकिन नूह में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। इलाके में कई मुसलमानों ने हमेशा अपनी काबिलियत का परचम लहराया है और हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। अब इस लिस्ट में नूह की बेटी रुखसाना का भी नाम जुड़ गया है, जिसने पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग की जुडिशरी एग्जाम में 3रा पायदान हासिल किया है। अब रुखसाना जज बनकर फैसले करेंगी। रुखसाना की इस कामयाबी ने पूरे जिले में खलबली मचा दी है। रुखसाना नूह जिले के सुनहरी गांव की रहने वाली है। रुखसाना के वालिद हरियाणा ग्रामीण बैंक के मैनेजर रहे हैं, लेकिन अब रिटायर हैं।
उनका कहना है कि जब उनकी बीवी ने बेटी की शादी पर जोर दिया तो बेटी ने इस बात पर राजी नहीं हुई। उसने पढ़ाई जारी रखने की जिद की। बेटी की पढ़ाई की तरफ झुकाव को देखकर मां भी बाद में इस फैसले से राजी हो गई। उस वक्त लिए गए फैसले ने आज पूरे खानदान की ही नहीं बल्कि इलाके की भी इज्जत बढ़ाई है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीते दिनों अग्निवीर प्रोग्राम को लेकर की गई बयानबाजी के बाद बीजेपी के एक डेलीगेशन ने इलेक्शन कमीशन से राहुल गांधी की शिकायत की है। दरअसल फौज में भर्ती के लिए लागू अग्निवीर प्रोग्राम को लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि मुल्क को दो तरह के शहीद नहीं चाहिए, जिसमें एक गरीब, पिछड़े, आदिवासी और दलित का बेटा हो और दूसरा अमीर घर का बेटा। डेलीगेशन में शामिल गैर मुल्की वजीर एस जयशंकर ने कमीशन के ऑफिस पहुंचकर राहुल और उनके पार्टी के कई लीडरान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि ये फौजियों पर सीधा हमला है। कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर फौजियों का मनोबल गिराना चाहती है। ये इंतखाबी मामला नहीं है, ये मुल्क की हिफाजत से जुड़ा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने आज पीएमएलए एक्ट को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि स्पेशल कोर्ट की तरफ से शिकायत पर कार्रवाई करते हुए ईडी पीएमएलए की दफा 19 के तहत किसी मुजरिम को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर ईडी ऐसे मुजरिमों को हिरासत में चाहती है तो उसे हिरासत के लिए स्पेशल कोर्ट में दरख्वास्त करना होगा। वहीं इसके बाद अगर कोर्ट ईडी की दलीलों को मान लेती है तभी हिरासत दी जा सकती है। वहीं कोर्ट ने दोहराया कि अगर मुजरिम समन के जरिए स्पेशल कोर्ट में पेश होता है तो ये नहीं माना जाना चाहिए कि वो हिरासत में है। लोकसभा इंतखाबी गहमा गहमी के बीच जेल से बाहर आने के बाद पहली बार दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल यूपी के साबिक वजीर आला और सपा सदर अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ पहुंचे, जहां दोनों लीडरों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मरकज की बीजेपी हुकूमत पर जमकर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। नंबर 3, इन लोगों की पूरी तैयारी है, अगर ये लोग जीत गए तो संविधान को बदल के SC ST और OBC का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रहे थे, अब समझ में आया है 4 चरणों के बाद, वो बात तो ठीक है कि आरक्षण पे सबसे पहले हमला करेंगे, लेकिन 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन रही हैं। तो वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 143 से ज्यादा वो सीटें जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं। तो मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे कुछ और ताज़ा खबरों के साथ।